नमस्कार, एडुक्राफ्ट पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बिहारी कहावत से शुरुआत कर रहे हैं। सुनने में तो मजेदार है, पर इसका जो डंक है वो काफी गहरा है। अच्छा, कौन सी कहावत है? कहावत है, मूस मोटई हैं लोढ़ा हुई हैं, न हाथी न घोड़ा हुई हैं। वाह, मतलब चूहा कितना भी मोटा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा एक भारी भरकम लोढ़ा बन जाएगा। हाँ, लेकिन वो हाथी या घोड़ा नहीं बन सकता। अपनी जो असलियत है, औकात है, वो नहीं बदल सकता। और कमाल की बात यह है कि लेखक ने इसी एक लाइन से आजादी के बाद के भारत की पूरी यात्रा को तौलने की कोशिश की है। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे। ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव आइडिया है, मतलब एक लोक कहावत से पूरे देश का विश्लेषण। बिल्कुल। क्या भारत सच में एक मोटा चूहा बनकर रह गया है? चलिए इस दिलचस्प और थोड़ी चुभने वाली सोच की गहराई में उतरते हैं। जरूर, चलिए देखते हैं लेखक इसे कैसे साबित करते हैं। पर सबसे पहले इस कहावत को ही ठीक से समझ लेते हैं। चूहा मोटा होकर लोढ़ा बनेगा, इसका सामाजिक मतलब क्या है? ये सिर्फ जानवरों के बारे में तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असल निशाना तो इंसानी फितरत पर है। ये कहावत मतलब उस व्यक्ति के बारे में है जिसका वर्ग, या कह सकते हैं जिसकी क्षमता सीमित है, और उसे अचानक पैसा या पद मिल जाता है। हाँ, और जब उसे ये सब मिल जाता है तो कहावत कहती है कि इन बाहरी चीजों से उसका जो मूल स्वभाव है, उसकी सोच का दायरा, वो नहीं बदलता। अच्छा, मतलब कि वो अमीर तो हो जाएगा, लेकिन उसकी हरकतें, उसकी सोच, वो सब वैसी ही रह जाएंगी जैसी पहले थी। बिल्कुल। जैसे कोई लॉटरी जीता हुआ आदमी सोने की कुर्सी पर भी पालथी मारकर ही बैठेगा, कुछ वैसा। एकदम सही पकड़ा आपने। वो अपने पुराने स्वरूप का एक बड़ा भारी वर्जन बन जाता है, लेकिन कुछ नया या कुछ महान नहीं बन पाता। और लेखक इस बात को और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे इंसान की हालत बड़ी अजीब हो जाती है। जब उसे नए ऊंचे समाज में जगह मिलती है तो वो वहां के तौर तरीकों में मतलब घुल मिल नहीं पाता। हाँ, एक बाहरीपन महसूस होता होगा। जी। लेकिन मुश्किल ये है कि जब वो अपने पुराने निचले समाज में लौटता है तो वहां भी वो फिट नहीं होता। हाँ, वहां के लोग भी उसे पराया समझने लगते हैं, क्योंकि अब वो पहले जैसा भी नहीं रहा। अरे, ये तो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का वाली बात हो गई। वो तो बीच में ही कहीं फंस के रह जाता है। एक तरह का पहचान का संकट अपने मुंह से कट गया, लेकिन नई जगह जड़ें भी नहीं जमा पाया। कहावत इसी त्रासदी की ओर इशारा करती है कि सिर्फ बाहरी बदलाव असल तरक्की नहीं है। तो असल तरक्की के लिए एक अंदरूनी बदलाव चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन। जी बिल्कुल। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए तो ये कहावत समझ आती है, पर इसे पूरे देश पर 125 करोड़ लोगों के देश पर लागू करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेखक इस छलांग को सही कैसे ठहराते हैं, और यहीं से इस लेख का असली विश्लेषण शुरू होता है। लेखक का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि 1947 के बाद से भारत की कहानी भी कुछ इसी मोटे चूहे जैसी रही है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं कि हमने प्रगति की है। हम आर्थिक और सैन्य रूप से पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हुए हैं, मतलब हम मोटे जरूर हुए हैं। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन हम वो हाथी या घोड़ा नहीं बन पाए जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। एक आत्मनिर्भर, एक मौलिक और दुनिया को दिशा दिखाने वाला राष्ट्र। एक मिनट, ये आरोप थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं है? लेख में उधार की जिंदगी और अमेरिका बनने की होड़ जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, इसे उधार की जिंदगी कैसे कहा जा सकता है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, पर लेखक का उधार से मतलब पैसे का उधार नहीं है, बल्कि सोच का उधार है। सोच का उधार मतलब? उनका इशारा इस तरफ है कि हमारा जो विकास का मॉडल है वो काफी हद तक नकल पर आधारित है। हम अक्सर दूसरे देशों, खासकर पश्चिमी देशों के पैमानों पर खुद को परखते हैं। हमारी सफलता की परिभाषा क्या है? सबसे ऊंची इमारत बनाना, सबसे बड़ा मॉल खोलना, उनकी जैसी टेक्नोलॉजी बनाना। हाँ, लेखक सवाल करते हैं कि इस होड़ में क्या हम अपनी मौलिक जरूरतों और अपनी असली ताकत को नजरअंदाज कर रहे हैं? मतलब हम उनकी तरह बनने की कोशिश में ये भूल रहे हैं कि हम कौन हैं और हमें असल में क्या चाहिए। बिल्कुल। तो ये नकल हमें लोढ़ा तो बना रही है, मतलब भारी भरकम और बड़ा तो दिखा रही है, पर हाथी वाली गरिमा और अपनी पहचान नहीं दे पा रही। यही लेखक का मानना है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सफल नहीं हुए,
वो मंगलयान जैसे मिशनों का उदाहरण देते हैं जो कम बजट में शानदार सफलताएं हैं। लेकिन वो इन सफलताओं को भी अधूरा मानते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये सफलताएं उस विशाल क्षमता का एक छोटा सा प्रदर्शन भर है जो हमारे पास है। ये हमें ये तो बताती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये भी दिखाती हैं कि हम असल में कितना कम कर रहे हैं। ठीक है, ये तर्क सैद्धांतिक तौर पर तो समझ आ रहा है, लेकिन इतने बड़े दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत तो चाहिए, है ना? क्या लेखक कोई ऐसा उदाहरण देते हैं जहां ये मोटे चूहे वाली मानसिकता साफ साफ दिखती हो? हाँ, और उनका सबसे मजबूत और कह सकते हैं चौंकाने वाला उदाहरण उस क्षेत्र से आता है जहां हम अपनी पीठ सबसे ज्यादा थपथपाते हैं। कौन सा क्षेत्र? हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम। अंतरिक्ष? मुझे लगा था कि वहां तो हम दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। चंद्रयान, मंगलयान और वो 2017 का रिकॉर्ड जब इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च किए थे। इससे बड़ा हाथी होने का सबूत और क्या होगा? पहली नजर में तो यही लगता है। कोई भी भारतीय उस खबर को सुनकर गर्व महसूस करेगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि खबर की हेडलाइन से आगे जाकर उसकी डिटेल देखनी चाहिए। डिटेल? कैसी डिटेल? वो पूछते हैं कि क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि उन 104 उपग्रहों में से भारत के कितने थे? मैंने तो कभी इस तरह सोचा नहीं। मैं मानकर चल रहा था कि ज्यादातर हमारे ही होंगे, या कम से कम आधे तो होंगे ही। और यहीं पर लेखक की बात चौंका देती है। लेख के आंकड़ों के मुताबिक उन 104 में से भारत का सिर्फ एक मुख्य उपग्रह था और 2 छोटे नैनो सैटेलाइट, बस 3। क्या? सिर्फ 3? 104 में से? तो बाकी किसके थे? बाकी 101 उपग्रह दूसरे देशों के थे। उनमें से 86 तो सिर्फ एक देश सिंगापुर के थे। 86 सिंगापुर के? जी, और 13 यूनाइटेड किंगडम के और बाकी दूसरे देशों के। एक मिनट, ये आंकड़ा तो पूरी कहानी ही बदल देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपने लिए काम नहीं कर रहे थे, हम तो दूसरों के लिए एक तरह की स्पेस टैक्सी चला रहे थे। लेखक ने ठीक इसी शब्द का इस्तेमाल किया है, स्पेस टैक्सी या लॉन्च पैड। वो कहते हैं कि ये उपलब्धि हमारी तकनीकी क्षमता को तो दिखाती है, लेकिन हमारी सोच की सीमा को भी उजागर करती है। अच्छा। हमारे पास दुनिया की सबसे भरोसेमंद और किफायती लॉन्च टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम दूसरों का सामान ढोने में कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम अपने हजारों सैटेलाइट का जाल बिछाकर देश के हर गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य और इंटरनेट पहुंचाएं। बिल्कुल। अब ये मूस मोटाई हैं, लोड़ा हो हैं वाली बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो रही है। हम मोटे हो रहे हैं, हमारी ताकत बढ़ रही है, लेकिन वो ताकत हम अपने आप को हाथी बनाने में नहीं, बल्कि दूसरों का बोझ उठाने में लगा रहे हैं। लेकिन रुकिए, क्या इसे ऐसे देखना ही एकमात्र तरीका है? हो सकता है ये एक सोची समझी बिजनेस रणनीति हो। हम जिसमें अच्छे हैं उसकी सर्विस देकर विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। इसमें गलत क्या है? नहीं, लेखक इस नजरिए को खारिज नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि ये बुरा बिजनेस है। वो सवाल हमारी प्राथमिकताओं पर, हमारी महत्वाकांक्षाओं पर उठाते हैं। मतलब बिजनेस और राष्ट्र निर्माण, ये 2 अलग चीजें हैं। हाँ, उनका तर्क यही है। वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जिक्र करते हैं, जिन्होंने 1932 में आज़ादी से 15 साल पहले भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखनी शुरू कर दी थी। उनकी सोच सिर्फ एक लैब बनाने की नहीं थी, बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की थी। जी, वो एक हाथी का सपना देख रहे थे, न कि सिर्फ एक मजबूत लोढ़े का। लेखक के अनुसार आज हम उस दूरदृष्टि को भूलकर छोटी-मोटी व्यावसायिक सफलताओं में ही खुश हो रहे हैं। मतलब ये पैसे कमाने से कहीं बड़ा सवाल है। ये अपनी क्षमता का असली मकसद तय करने का सवाल है। ये एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला तर्क है। बिल्कुल। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? लेखक का विश्लेषण तो काफी आलोचनात्मक है। वो आखिर कहना क्या चाहते हैं? उनका अंतिम संदेश क्या है? यहाँ पर ये चर्चा एक दार्शनिक मोड़ लेती है। लेखक का अंतिम संदेश पूर्णता यानी कंप्लीटनेस के महत्व पर है। उनका मानना है कि कोई भी काम, चाहे वो एक व्यक्ति का हो या पूरे राष्ट्र का, उसे आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहिए। लक्ष्य पूरी तरह साफ होना चाहिए। हाँ, और उसे हासिल करने की कोशिश भी पूरी होनी चाहिए। ये जो अधूरापन है, जो लोढ़ा बनकर अटक जाने की स्थिति है, ये कभी भी सच्ची सफलता का रास्ता नहीं हो सकती। लेख की आखिरी पंक्तियां थोड़ी रहस्यमयी हैं। एक जगह लिखा है, अधूरा हो वो ज्ञान का आधार है, और फिर तुरंत बाद पूर्णता हो इस आदेश का। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए?
ये पंक्तियां इस पूरी बहस का सार है। अधूरा हो वो ज्ञान का आधार है का मतलब है कि जब तक हमें अपनी कमी, अपने अधूरेपन का एहसास नहीं होता, तब तक हम पूर्णता की खोज शुरू ही नहीं कर सकते। अच्छा। अगर चूहे को ये एहसास ही ना हो कि वो सिर्फ एक मोटा चूहा है, तो वो हाथी बनने के बारे में सोचेगा भी क्यों? सही बात है। तो अपने लोढ़ा होने की सच्चाई को स्वीकार करना ही हाथी बनने की यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और दूसरी पंक्ति, पूर्णता हो इस आदेश का? ये एक तरह का आह्वान है, एक आदेश है खुद को और शायद पूरे राष्ट्र को। ये कहता है कि अधूरेपन का एहसास तो ठीक है, लेकिन वहीं रुकना नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य हमेशा पूर्णता होना चाहिए। स्पेस टैक्सी बनकर संतुष्ट नहीं हो जाना है। बिल्कुल, बल्कि अंतरिक्ष में अपनी दुनिया बनाने का लक्ष्य रखना है। अधूरापन शुरुआत है, मंजिल नहीं। मंजिल तो पूर्णता ही होनी चाहिए। वाह। तो आज हमने देखा कि कैसे बिहार के किसी गांव से निकली एक साधारण सी कहावत एक राष्ट्र के 75 साल के सफर के विश्लेषण के लिए एक शक्तिशाली आईना बन सकती है। हाँ, मूस मोटई हैं, लोड़ा हुई हैं, न हाथी न घोड़ा हुई हैं। और इसका मुख्य सार यही है कि सिर्फ आकार में बड़ा होना या थोड़ी बहुत शक्ति हासिल कर लेना ही असली तरक्की नहीं है। वो तो सिर्फ मोटा होना है। असली विकास तब है जब आप अपने मूल स्वरूप को बदलकर, अपनी सीमाओं को लांघकर कुछ महान, कुछ मौलिक बने। जब आप अपनी पूरी क्षमता को पहचाने और उसे हासिल करने के लिए निकल पड़े। ये पूरी बातचीत आखिर में हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं, शायद हम सब के लिए है। क्या हम अपनी जिंदगी में सिर्फ मोटे हो रहे हैं, ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, या हम सच में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं? कुछ बेहतर, कुछ ज्यादा सार्थक बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। विकास का असली मतलब क्या है? आकार बदलना या स्वरूप बदलना?